मोदी जी और राहुल गांधी का जो 2014 इलेक्शन था वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज मच एज इट वॉज स्पेंड बाय ट्रंप एंड हिलरी इन यूएस। इतना कैंपेन फाइनेंस में हमारा खर्चा किया जाता है हमारे देश में। भारत जैसा इतना बड़ा देश, आपका सैंपल साइज कितना भी बड़ा हो जाएगा, वो जनभावना को सच में पकड़ पाएगा या नहीं एग्जिट पोल में, मुझे नहीं लगता। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो संख्या है वो बहुत तेजी से घटा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वोट्स एज वेल एज सीट, जिसका तात्पर्य ये है कि अब हमें पार्टी से काफी ज्यादा मतलब है। इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है इन सब में वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। के इलेक्शंस अल्टीमेटली एक नंबर गेम है, क्योंकि इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। यू कैनॉट हैव एन इलेक्टोरल मेथड विच इज फेयर ऑन ऑल 4 पैरामीटर्स। यानी किसी भी मेथड को आप अडॉप्ट कर लो, कोई भी अडॉप्ट कर लो, किसी ना किसी में लीकेज जरूर आएगा। हमें लगता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उसको सीट भी सबसे ज्यादा मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है मैथमेटिकली, बट इन रियलिटी ऑल्सो दिस इज नॉट नेसेसरीली दैट ऑलवेज हैपन्स। आता मोबाईलवर नव्हे तर प्रत्यक्ष ऐका तुमच्या आवडत्या विचारवंतांना। सादर करत आहोत थिंक बँकचा पहिला लाईव्ह कार्यक्रम थिंक फेस्ट। या फेस्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट आणि फ्रॉड या विषयावर बोलतील विद्याधर अनासकर, करिअर आणि शिक्षण या विषयावर बोलतील डॉक्टर श्रीराम गीत, लग्न आणि रिलेशनशिप या विषयावर बोलतील डॉक्टर गौरी कानिटकर आणि त्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेते गिरीश कुलकर्णी यांच्याशी खास गप्पा। हा कार्यक्रम होणार आहे 31 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता पुण्यातील बोगनवेल फार्म्स येथे। आपलं तिकीट कन्फर्म करण्यासाठी डिस्क्रिप्शन मधील लिंकवर क्लिक करा। नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा अगदी मनापासून स्वागत। गेलं वर्ष हे निवडणुकांचं वर्ष होतं। निवडणुका होऊन गेल्यात, नवीन सरकार देशात आली, राज्यातही आली, पण निवडणुकांचं कवित्व अजून संपलेलं नाहीये। असे निकाल का लागले या संदर्भातले प्रश्न सर्वांनाच आहेत। निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणि निकाल लागल्यानंतर सुद्धा थिंक बँकनं वेगवेगळ्या विश्लेषकांना बोलवलं आणि त्या सगळ्यांकडून या निकालांचे वेगवेगळे पैलू आपण समजून घेतले। त्याच्याच पुढे जाऊन आजचा आपला निकालाचा समजून घेण्याचा पैलू असणार आहे तो म्हणजे डेटाचा। सगळी रणधुमाळी शांत झाल्यानंतर अत्यंत शांतपणे डेटा काय सांगतो, हे असं का घडलं, महाराष्ट्रातले निकाल असे का लागले, देशातले लोकसभेचे निकाल असे का लागले, हे समजून घेणं रोचक असेल असं आम्हाला वाटतं आणि म्हणून आजची मुलाखत आहे। माझ्याबरोबर आहेत प्राध्यापक डॉक्टर युगांक गोयल सर। स्वागत आहे आपलं थिंक बँकवरती। युगांक हे सेफॉलॉजिस्ट आहेत। हू मूड माय व्होट हे त्यांचं पुस्तक वेस्टलँडनं पब्लिश केलं होतं, त्याला उत्तम प्रतिसाद देशभरात मिळाला। मिंट सारख्या प्रख्यात इंग्रजी वृत्तपत्रात ते लिहितात, मराठीमध्ये सकाळमध्ये लिहितात, सरकारनामामध्ये डेटानामा हे त्यांचं सदर चालू आहे। शिवाय पुण्यामध्ये फ्लेम विद्यापीठात ते प्राध्यापक आहेत, पब्लिक पॉलिसीचे विषय शिकवतात, सेफॉलॉजिस्ट आहेत। त्यामुळे सगळ्या पक्षीय अभिनिवेशाच्या पलीकडे जाऊन डेटा काय सांगतो आणि असे निकाल का लागले तो समजून घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे आजची मुलाखत असणार आहे। सर, पहिला प्रश्न हाच आहे की सेफॉलॉजिस्ट म्हणजे काय? सेफॉलॉजिस्ट ही अशी जमात आहे की त्याला सतत शिव्या बसतात, एक्झिट पोल चुकल्यावर बसतात, ओपिनियन पोल चुकल्यावर बसतात, तो एक प्रकारचा जुगार असतो असं म्हणतात। सेफोलॉजी या खरंच जुगार है, साइंस है का नक्की क्या है? सेफोलॉजी क्या है? सो विनायक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मी क्षमा करा, मी मराठी समझू शकतो पण बोलू पण नहीं शकतो। सो मैं हिंदी में बोलूँगा और कुछ अगर कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश हिंदी तो वो हम बाद में कर पाएंगे। तो सेफोलॉजी एक सब डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो सबको पता होता है। उसमें हम लोगों ने जब इलेक्टोरल स्टडीज़ करना चाहा दुनिया में लोगों ने, तो उन्होंने पाया कि इलेक्शंस अल्टीमेटली एक नंबर गेम है, क्योंकि इट्स अ मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकल फार्मूला अगर इलेक्शंस है तो उसमें अगर हम जन भावना को निकाल दें, अगर हम कैंडिडेट्स के प्रोफाइल्स को निकाल दें और हम सिर्फ और सिर्फ मूल अंकों को देखें, सिर्फ नंबर्स को, तो हमें बहुत सारे नए नए इंसाइट्स और नए नए आयाम पता चलते हैं। तो सेफोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का वो सब डिसिप्लिन है जिसमें इलेक्शंस के सिर्फ डेटा पर फोकस किया जाता है। 20-30 साल पहले तक ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले जब से डेटा का बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया है, कंप्यूटर्स की वजह से डेटा के ऊपर एनालिसिस बहुत आसानी से शुरू हो गई है। अब सेफोलॉजी बड़े बड़े महाविद्यालयों में ग्लोबली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। सो उसके एक सेपरेट मॉड्यूल्स और सेपरेट क्लासेस होते हैं। इंडिया में बहुत नया है और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत उठाती हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता। अभी भी लोगों को इलेक्शंस के रिजल्ट्स जन भावना के ऊपर जो डिपेंड करता है उसी के ऊपर बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन असली जो खेल है वो इन नंबर्स में ही है। और जितना जल्दी वोटर्स ये समझेंगे उतना हमारे इलेक्शंस या हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस या हमारी राजनीति, हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ सेफोलॉजी में क्या किया जा सकता है। तो मैं कैंडिडेट्स के नाम हटा सकता हूँ, उनके प्रोफाइल्स हटा सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हटा सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी और कॉन्स्टिट्यूएंसी ए बी XYZ।
इनमें किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है मुझे सिर्फ इतना पता होता है। मुझे इसी कैंडिडेट का पास्ट हिस्ट्री में पता रहता है कि इसको कितना वोट पिछले साल मिला था। और अब क्योंकि मेरे पास पोलिंग बूथ लेवल डेटा मिलता है, तो ये एक बहुत मज़े की बात हुई है, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से बूथ लेवल डेटा मिल जाता है। इससे पहले क्या होता था कि सारी पर्चियाँ इकट्ठा एक पहाड़ बन जाता था और लोग उसमें से कैलकुलेट करते थे। तो हमें पता तो है कि हटकानगले में या फिर पुणे में कितना वोट किसको मिला है, लेकिन किस ब्लॉक से या किस पोलिंग बूथ से कितना मिला है वो नहीं पता रहता था। अब चूंकि वो पता चल जाता है तो हमें पता रहता है कि इस वाले पोलिंग बूथ में कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं और हमको इतना वोट मिला है, तो शायद इतना परसेंट इन लोगों ने दिया है, इतना परसेंट लोगों ने नहीं दिया है। हमें इनका पता है कि इन लोगों ने नहीं दिया होगा, इस मोहल्ले के लोगों का पता है इन्होंने दिया होगा, बट ये थोड़े बीच के लोग हैं जिन्होंने शायद दिया है शायद नहीं। तो मैं अपना टारगेट इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों के ऊपर करूंगा अगले साल या इस इलेक्शन में, क्योंकि मेरे को पिछली बार का डेटा पता है। विच मीन्स कि मुझे ये मेरी जो कैंपेन है उस कैंपेन में मुझे बहुत मदद करेगा ये नंबर एनालिसिस। वोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए जानना है क्योंकि इलेक्शंस का जो मेथड है वो है उसको उसको इकोनॉमिक्स में पब्लिक चॉइस थ्योरी बोलते हैं। इसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात होती है। फॉर एग्जांपल हम 10 लोग हैं, हम सभी को एक मूवी देखने जाना है और सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। द कंडीशन इज़ कि सबको एक ही जगह जाना है, तो जनरली हम वोटिंग करते हैं, भाई आपको कहाँ जाना है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको हम ले जाएंगे, उसी मूवी में सब जाएंगे। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि अगर मान लीजिए 5 या 3 मूवीज़ हैं, अगर 2 ही मूवीज़ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए मूवीज़ का नंबर 3, 4 या 5 है, तो हो सकता है कि 10 लोगों में 8 लोगों ने अलग अलग मूवीज़ लिखी हों और 2 लोगों ने एक मूवी लिखी हो। और मान लीजिए 10 ही मूवीज़ हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 मूवीज़ हैं, और किसी 2 लोगों ने एक मूवी लिखी है और 8 लोगों ने एक अलग मूवीज़ लिखी हैं सारी। तो जिन 2 लोगों ने एक मूवी लिखी है सभी लोगों को वो देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि 8 लोगों को तो वो पसंद नहीं थी मूवी, बट उन्हें भी वहाँ जाना पड़ा। इन अदर वर्ड्स, इन द टाइप ऑफ सिस्टम, सो ये एक सिस्टम है, इसकी जगह हम रूल्स चेंज कर सकते हैं। हम ये सिस्टम बना देंगे 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा उसी मूवी में जाएंगे, ताकि ऐसी दिक्कत ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हो, वरना ज़रूरी नहीं है कि 10 लोगों के वोट 50% से ज़्यादा बैठे। इसमें एक और मेथड ये हो सकता है कि आप स्कोर करें सभी मूवीज़ को। एक मूवी को 10 में से 9 मिलेंगे, दूसरी को, बट मुझे सभी मूवीज़ का स्कोरिंग करना है। लास्ट में टोटल जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वहाँ लेके जाएंगे। तो हो सकता है ये वो मूवी हो जो सबकी टॉप प्रायोरिटी ना हो, लेकिन ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा टोटल इस मूवी का आ रहा हो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मुझे टोटल नहीं करना, मुझे रैंक लिखनी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। क्योंकि टोटल करने में क्या होगा कि किसी को तो मैंने 10 में से 9 दिए, बाकी सभी मूवीज़ को मैं नंबर 1 एक ही नंबर दूंगा, यानी कि वो बहुत ख़राब लगती है मुझे। लेकिन मुझे रैंकिंग करना है तो मुझे डिस्टेंस पता नहीं चलेगा इनके बीच का। तो मैं रैंकिंग करूंगा तो एक को 10, एक को नंबर 1, एक को, तो बाकी जितनों को मुझे ख़राब लगता था उनको भी रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 देनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें से मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा उसके बेसिस पे विनर विल चेंज। सो केनेथ एरो करके एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1970s में। उनको काफ़ी, ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो उनकी जिस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। अच्छा। तो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम इज़ अ वेरी फेमस थ्योरम इन पॉलिटिकल साइंस, ऑल्सो यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स। एंड द आइडिया इज़ दिस कि इनमें ये सारे मेथड्स में फेयरनेस सबसे फेयर मेथड कौन सा है। तो फेयर मेथड वो होगा जिसमें हम सभी लोग अग्री करें कि हाँ हमें ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें बिफोर द इलेक्शन वी हैव टू अग्री टू अ मेथड सो दैट आफ्टर द इलेक्शन आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। वो करने के लिए मुझे उसकी फेयरनेस देखनी पड़ेगी। तो उसकी फेयरनेस में उन्होंने 3-4 क्राइटेरिया रखे थे एरो साहब ने। उन्होंने कहा था कि वो मेथड जिसमें अगर हम लूज़र को हटा दें इलेक्शन के बाद, अगर हमने लूज़र को हटा के दोबारा इलेक्शन करवाया और मान लीजिए जो सेकंड आया था वो फर्स्ट आ रहा है, यानी कि वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा, क्योंकि हमने तो लास्ट वाले को हटाया है। लास्ट वाले के हटाने से इलेक्शंस के रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मान के चलिए हमारे यहाँ पर 20 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें जो सबसे कम वोट लेके आता है हमने उसको हटा दिया और फिर से इलेक्शन कराया, और मान लीजिए अब इलेक्शन में फर्स्ट और सेकंड बदल गए, तो वो मेथड फेयर नहीं हुआ होगा जिस मेथड से आपने इलेक्शन किया है, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला था उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस उसके पास जो नंबर ऑफ वोट्स हैं दे आर मोर दैन द डिफरेंस। उनका एक और मेथड था कि उन्होंने और मतलब 3-4 क्राइटेरियाज दिए थे। तो एक क्राइटेरिया ये है, मैं बाकी क्राइटेरियाज अगर मैं समझाना चाहूँ तो समय लगेगा, पर उन्होंने कहा था कि 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक ये था कि इररेलेवेंस है इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव्स का। मैं फिर अगर समय रहेगा तो समझाएंगे। उन्होंने कहा था ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड सबसे अच्छा है, विच इज़ डिक्टेटरशिप।
विच मीन्स कि डिक्टेटरशिप ही एक ऐसा मेथड है टू चूज़ योर लीडर जिसमें वो बाकी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप हमको चाहिए नहीं डेमोक्रेसी में, तो हम नो डिक्टेटर को चौथा मेथड बना देते हैं। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड और नो डिक्टेटर, ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करना उनकी गणित के हिसाब से इम्पॉसिबल है। विच मीन्स दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। यू कैनॉट हैव एन इलेक्टोरल मेथड विच इज़ फेयर ऑन ऑल 4 पैरामीटर्स। यानी किसी भी मेथड को आप अडॉप्ट कर लो। जब हम मूवी का एग्जाम्पल दे रहे थे, हमने 4-5 मेथड बताए, कोई भी अडॉप्ट कर लो, किसी ना किसी में लीकेज ज़रूर आएगा। तो हम लोगों ने सोचा है, हमारे देश में जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहेब, नेहरू जी और ये सब लोगों ने जब डिस्कस किया कि हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर हमारा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है राज्यसभा में, फॉलो होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो समय रहेगा तो बात करेंगे। हमारे संविधान के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लागू करना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं और आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। और जनसंख्या में लिटरेसी रेट तो हार्डली 10% है अभी उनको सिंपल मेथड देने का। तो हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करेंगे, यानी कि आप जाओ, अपना फेवरेट उम्मीदवार पे चिन्ह लगाओ, कोई रैंकिंग नहीं देनी, किसी को मार्क्स नहीं देने, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ वो जीतेगा, सिंपल। अभी इस मेथड के क्या क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ABC, मान लीजिए आप और मैं खड़े हुए हैं, 2 में आप जीते, 1 में मैं जीता, तो सरकार आपकी बन गई। अभी मानिए तीनों में 100-100 लोग थे, 100-100 वोट दिए हैं, आप जीते हैं 51-49 से, दोनों में 51-49, 51-49। तीसरे में मैं जीता था, मैं जीता हूँ 0-100 से, 0-100, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके हुए 51 + 51 + 0, 102। मेरे टोटल नंबर ऑफ वोट्स हुए 49 + 49 + 100, 198, 198। आपके 102 वोट हैं, ऑलमोस्ट आपके 100 वोट हैं, मेरे 200 वोट हैं, मोटा मोटा। तो मेरे पास दुगने वोट हैं आपसे, बट सरकार आप ही की बनेगी, क्योंकि आपने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर वोट के थ्रू, वोट के द्वारा सरकार नहीं बनाई जाती, सीट के द्वारा बनाई जाती है। तो सीट शेयर, वोट शेयर डिफरेंसेस अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिफोलॉजी में। और आपको मज़े के लिए ये बताता हूँ, दर्शकों को भी जानकर शायद आश्चर्य होगा कि सीट, हमें लगता है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसको सीट भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है मैथमेटिकली, बट इन रियलिटी, मैथमेटिकली ज़रूरी नहीं है तो मैंने अभी समझाया ABC, बट इन रियलिटी ऑल्सो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली दैट ऑलवेज हैपन्स। 1999 का जो इलेक्शन था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, नंबर ऑफ वोट्स दैट BJP गॉट, जितने वोट BJP को मिले थे वो बहुत मार्जिनल डिफरेंस कम था, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे, 0.5% वोट शेयर पॉइंट डिफरेंस था। ये तो चलिए लोकसभा की बातें सबको पता होगी, विधानसभा में तो ये बहुत होता है। केरला में तो शुरू की 5 विधानसभा में वोट शेयर लूजर्स, सीट शेयर विनर थे। अच्छा। महाराष्ट्र में भी ये हुआ था, मैं बता सकता हूँ 1995 के दशक में जो इलेक्शंस हुए थे तब यहाँ पर ये हुआ था। कर्नाटका में बहुत हुआ है, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है। अब इसका मतलब अगर हमारी जीत लोगों के वोट पर निर्भर है तो फिर हमें कम वोट से हमें जीत क्यों मिलती है? वाई डू वी गेट विक्टोरियस? सो ये जो मैंने जो पहलू बताया आपको, आयाम, ये सब सिफोलॉजी में निकल के आते हैं। और गठबंधन के बाद, गठबंधन की वजह से तो अलग कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। सो सिफोलॉजी अल्टीमेटली, सो मेरा ये मानना है और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से भी, इवन रिमोटली अगर आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं, तो सिफोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल तो करनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल ये बहुत आसान है, यानी कि इट डजंट टेक मच, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने सारा डेटा दे रखा है, सो वहाँ से डेटा उठाकर किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के हमें बहुत नए नए डायमेंशन्स पता चल सकते हैं इलेक्शन्स के। सर, आम्हाला सेफॉलॉजी म्हणजे ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोल असं वाटतं, तर हे जे ओपिनियन पोल घेणं आहे, एक्झिट पोल घेणं आहे, तेच सेफॉलॉजीचं महत्त्वाचं काम आहे का, आणि मग ते चुकतात का? सो मैं पर्सनली ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स के लिए ज़्यादा मैं उसका बहुत ज़्यादा सपोर्टर, बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ। और मेरा मानना ये है कि सो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कैसे होते हैं? जो व्यक्ति बाहर आया उससे पूछ लिया, तो वो सैम्पल साइज में निर्भर होता है। सिफोलॉजी में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सिफोलॉजिस्ट एग्जिट पोल करते हैं, करने भी चाहिए, और उसका अपना एक योगदान होता है इस तरह के डिस्कोर्स में। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश, आपका सैम्पल साइज़ कितना भी बड़ा हो जाएगा, वो जनभावना को सच में पकड़ पाएगा या नहीं एग्जिट पोल में, मुझे नहीं लगता। और आपने देखा ही होगा पिछले कई सालों में
एग्जिट पोल्स के जो भी रुझान रहे हैं वो रुझान दे हैव बीन ऑफ द मार्क, बहुत बहुत ही दूर थे रियलिटी के। सो बट ये आपकी बात सही है कि उसका महत्व है, उसका महत्व है सिफोलॉजी में। और एक्चुअली सिफोलॉजी के बाद ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करना ये बहुत ज़्यादा इसीलिए शुरू हो गया क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने समझा कि नंबर्स के साथ ही खेलना है। तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स को। मैं देखता भी नहीं हूँ, फ्रैंकली मैं देखता भी हूँ तो शायद अगले दिन देखता हूँ जब पता चलता है कि वो उन्होंने जो भी बोला वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। लेकिन मैं इनकरेज करूँगा विद्यार्थियों को और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स में मेथडोलॉजी और अच्छी हम कैसे कर सकें ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा निकल सके। सिफोलॉजी का वो भाग है। मला महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर यायचं आहे, कारण ती नुकतीच झाली आहे आणि त्याच्याबद्दल खूप अभ्यास तुम्ही केला आहे. पण त्याच्या आधी जे तुम्ही पुस्तक लिहिलं हू मूड माय डेटा, त्याच्यावरती आधारित त्यासाठी केलेल्या अभ्यासानुसार आणि आजवर केलेल्या अभ्यासानुसार भारतातले प्रमुख फाइंडिंग्स, प्रमुख टेक अवे, प्रमुख गोष्टी काय आहेत? बहुत सारी हैं। मैं 2-3 बताता हूँ क्योंकि पुस्तक में बहुत सारी। तो एक फॉर इंस्टेंस हमारा जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, 1952। उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स तो कांग्रेस को मिली थी, आपको मालूम है, और वोट्स भी। आपको मालूम है सेकंड कौन था? तो ये बड़ा दिलचस्प है। द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एंड सीट्स वेंट टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से घटा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वोट्स एज वेल एज सीट्स। इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा तब थी, यानी कि लोगों को उन्हें वोट देने का मन करता था जो उनके नज़दीक है, जो करीब है, जिनसे वो रोज़ मिल सकते हैं। उनको पार्टी से मतलब नहीं था। अभी भारत में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की वोट शेयर कम हो गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि अब हमें पार्टी से काफ़ी ज़्यादा मतलब है। आपका खुद का रिसर्च इस बात पे है कि डू पार्टीज एक्ट एज ब्रांड्स और नॉट। तो पार्टीज ब्रांड बनना शुरू कर दी है, ये हमें दिखता है अभी इलेक्शन के डेटा से। अगर मैं 1952 में के इलेक्शंस को अगर देखूं तो दूसरा एक फाइंडिंग इंटरेस्टिंग था इज द इलेक्शन फंड्स, इलेक्शन कैंपेन्स। हमारे कुछ बैक ऑफ द, एक तो होता है सरकार जो पैसा खर्च करती है, वो तो बहुत पैसा जाता ही है इलेक्शंस में। हमने कुछ कैलकुलेट किया था एस्टिमेट्स ऑफ इलेक्शन का पैसा जो पार्टीज अपने फंड से खर्चा करते हैं। उसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग। तो 2014 को हमने ढंग से जब स्टडी किया था तब पाया था कि 2014 में जितना खर्चा हुआ है इन इंडिया, मोदी जी और राहुल गांधी का जो 2014 इलेक्शन था, वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज मच एज इट वॉज स्पेंड बाय ट्रंप एंड हिलरी इन यूएस। इतना कैंपेन फाइनेंस में हमारा खर्चा किया जाता है हमारे देश में। सवाल ये नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च, सवाल ये कि हम अमेरिका जैसे अमीर नहीं है। हमारी पर कैपिटा इनकम, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम हमसे 10 गुना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा नहीं, 10 टाइम्स। आई मीन इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, वो किसी और दिन किया जा सकता है। वहाँ पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, समझ में आता है। हमारे देश में कैंपेन फाइनेंस के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर इतना पैसा खर्चा। तो इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने एक शोध किया था। पैसा इतना ज़्यादा इंडिविजुअल्स नहीं देते, कंपनियाँ ही दे सकती हैं। तो कंपनियाँ इतना पैसा क्यों देती हैं सरकार को? तो कंपनीज तभी पैसा देंगी जब उनको शायद बाद में कुछ फ़ायदा होगा। और आप और मैं जानते हैं कंपनी, जो बड़ी कंपनी है वो सभी को देते हैं पैसा, कुछ ज़्यादा किसी को देंगे, कम किसी और को देंगे, बट वो दे हैव टू कीप ऑल द पार्टीज हैप्पी। सो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो होंगी, मान के चलिए, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी पावर, या फिर गोदरेज हो सकती है। ऑल ऑफ दिस बिग कंग्लोमरेट्स। अमेरिकन टॉप 5 कंपनीज अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड गूगल, अल्फ़ाबेट होगा, अमेज़ॉन होगा, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला हो सकता है, और फेसबुक हो सकता है। तो आपको पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉप 5 अमेरिकन कंपनीज, उनको किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है बड़ा होने के लिए। उनके रेवेन्यू शेयर्स में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम है। इंडिया में जो बड़ी कंपनीज हैं, इन सब में वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आप दोनों कंट्रीज़ के कैपिटलिज्म को देखेंगे तो यहाँ का कैपिटलिज्म या यहाँ का जो उद्योग है, उद्योगपति, वो सरकार पे ज़्यादा निर्भर रहता है। तो जाहिर बात है वो ज़्यादा पैसा देगा। सो आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये डायरेक्टली इलेक्शन के डेटा से निकल के नहीं आ रहा, बट ये इलेक्शन फाइनेंस के इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे तो ये वाले हम चिन्हित कर सकते हैं इन लिंकेजेस को। एंड दीज आर सम फन इनसाइट्स। हम लोगों ने ये भी देखा कि विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और ये बहुत है। तो
तो एक चैप्टर हमारा निर्धारित है लोकसभा पे, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग किया। मैंने आपको बताया 1999 इलेक्शंस में, जिसमें कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे थोड़े से बीजेपी से, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई। हमने ये स्टेट्स लेवल पे भी किया था। तो यूपी इलेक्शंस हमने एनालाइज़ किए, बंगाल और केरला एनालाइज़ किया, फिर हमने बिहार एनालाइज़ किया था। बंगाल और केरला में मज़े की बात बताता हूँ आपको, जब ममता बनर्जी जब जीती थी कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर 2009 के आसपास, तो लोग पूरे दुनिया में, बंगाल तो छोड़िए, पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी हार गया, क्योंकि केरला और बंगाल ही रह गए थे कम्युनिस्ट नेशंस या कम्युनिस्ट स्टेट्स। तो लोगों ने सोचा ये कैसे हुआ, और लोगों को लगा, बहुत अचंभित हुए कि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि कम्युनिस्ट पार्टी हार गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने वोट मार्जिन देखे थे फर्स्ट और सेकंड के बीच में और सेकंड और थर्ड के बीच में भी, पिछले सभी बंगाल इलेक्शंस के। और हमने देखा था कि जो सेकंड और थर्ड के जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा था, फर्स्ट और सेकंड का कम होता जा रहा था। यानी कि जो भी पार्टी सेकंड में थी वो ताकतवर होती जा रही थी। तो पिछले 3 इलेक्शन भी अगर आप देख लेंगे 2009 से पहले के, और सिर्फ डेटा देखेंगे, तो आपको लग जाएगा कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बस समय की बात है, किसी भी दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य गिर जाएंगे। सो इट वॉज, तो जो बाकी लोगों को बहुत सरप्राइजिंग लगा, वो इतना सरप्राइजिंग हमारे लिए नहीं था, क्योंकि डेटा में वो प्रेडिक्टेबिलिटी साफ दिख रही थी। सो जैसे फॉर इंस्टेंस, और ये भी हमने पाया कि इसका मतलब कम से कम 1990 से लेकर 1990 के दशक से हम बंगाल को कम्युनिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना बंद कर दिए हैं। दे वर शेयरली लकी दैट दे वर विनिंग। इनफैक्ट केरला को भी हम कम्युनिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का ही, पहले तो केरला में ऑल्टरनेट होता रहता है, बट कांग्रेस भी वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा की ही है। कांग्रेस डजंट फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ न्यू दिल्ली इन केरला। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है केरला इज मोर कम्युनिस्ट दैन बंगाल बेस्ड ऑन इलेक्शन डेटा। बट मोर देन दैट, ज़्यादा सरप्राइजिंग था नहीं उनका जाना, इन पार्टीज़ का हारना। तो फॉर इंस्टेंस जैसे इस तरह की चीज़ें निकली, बिहार में हमने देखा था कि 2015 में सो एज अ सिफोलॉजिस्ट हम प्रेडिक्ट नहीं करते, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट हम सिर्फ एनालाइज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है उन लोगों पे, जब एक्चुअली हंसी आती है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन आता है जब हम किसी से पूछते हैं आप कैसे जीते, तो आप कुछ भी आंसर देंगे वो सही होगा ना, क्योंकि प्रूव नहीं किया जा सकता। तो मैं अगर पूछूं महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे जीती, सबके पास एक आंसर होगा, भाई हमने ये किया था इसलिए जीता, हमने लाड़की बहन योजना शुरू की थी इसलिए जीते। बट हमें नहीं पता कि कैसे जीते, बिकॉज वोटर के दिमाग में, सो दिस इज जस्ट अ ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक। और हम लोग प्रेडिक्ट भी बहुत करते हैं इलेक्शंस में, हमें लगता है ये जीत, हमारा प्रेडिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, निर्भर इस बात पे करता है कि आसपास के हमारे लोग क्या कह रहे हैं, बट हमारा कितना बड़ा सैंपल साइज होगा। इवन अ जर्नलिस्ट हु इज गोइंग अराउंड द कंट्री, उसका सैंपल साइज कितना बड़ा होगा। इसीलिए कई बार इलेक्शन के रिजल्ट्स चौंकाने वाले होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के ही क्यों ना हो। तो एज अ सिफोलॉजिस्ट हम प्रेडिक्ट करने का हम प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो फिर देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजर एंड अ साइंटिस्ट इन सम वेज। तो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, और मैं करने की, तो इस किताब में कुछ एस्ट्रोलॉजी जैसी भविष्यवाणियाँ नहीं है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशंस बहुत हैं कि ऐसा क्यों हुआ हो सकता है, या किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है किसी पार्टी को। इसमें हमने एक चैप्टर उसके ऊपर भी लिखा है, इलेक्शन जब हम आज़ाद हुए थे, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सा इलेक्शन मेथड डालना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं डालना चाहिए, उसके ऊपर पूरा व्याख्यान दिया है। और एक चैप्टर हमने, हाँ, तो वो बहुत बहुत दिलचस्प है। मतलब उस समय की डिबेट्स अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी जो वाद विवाद और विचारधाराएं थी वो कितनी उच्च कोटि की हुआ करती थी। अभी तो हमारे इलेक्शन का जो डिस्कोर्स है वो थोड़ा सा गिर गया है, मुझे ऐसा लगता है, कंपेयर टू तो थोड़ा सा कंपैरिजन्स हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं उसके ऊपर कुछ है। तो दिस बुक, ये पहली किताब है जिसमें हमने डेटा को इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी व्यक्ति सिफोलॉजिस्ट बन सकता है या सिफोलॉजी कर सकता है। मेरी ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स में है, सिफोलॉजी में नहीं है। मेरा जो को-ऑथर है अरुण कौशिक, वो भी सिफोलॉजिस्ट, तो हम लोगों ने सिफोलॉजी करनी शुरू करी और हो गया। तो मैं तो आग्रह करूंगा जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं जिनको थोड़ा सा भी नंबर से प्रेम है, दे शुड स्टार्ट डूइंग इट। देशातल्या खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात। आता आपण महाराष्ट्रावरती येऊ। महाराष्ट्राच्या निकालांचा तुमचा अभ्यास करून झाला असेल, 2 महिने आता जवळपास होऊन गेलेत निकालाला, काय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, काय समोर आहेत? महाराष्ट्र में तो मैं आपको विनायक जी बड़ी दिलचस्प बातें बताता हूँ। तो पहले तो हम लोगों को ये सवाल आया कि ठीक है, महायुति जीत गया और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता सीट शेयर में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चांस की बात ही जीत गया।
क्या मतलब ये आर दे लकी? आर दे लकी? दैट इज अ क्वेश्चन कि वर दे जस्ट लकी इन सो मेनी? बिकॉज आपको याद होगा इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले तक बहुत डामाडोल स्थिति थी. वी वर नॉट श्योर, कोई श्योर नहीं था कि महायुति का इतना अच्छा सक्सेस होगा. तो वन वे, एक तरीका होता है आर दे लकी और आर दे नॉट लकी को समझने का, कि हम बस विक्ट्री मार्जिन देख लें. तो जो पार्टी जहाँ जीती है वो वहाँ कितने वोट शेयर से जीती है उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है. मैं जीता और आप सेकंड आए, हम दोनों के वोट का डिफरेंस डिवाइड बाय द टोटल वोट्स, तो वोट शेयर मार्जिन. तो हमने वोट शेयर मार्जिन इन सभी का उठाया, इन सभी 6 पार्टीज़ का, यानी कि 3 महायुति और 3 महाविकास आघाड़ी का. सो बीजेपी का, शिवसेना शिंदे, अपना एनसीपी अजीत पवार, आईएनसी फिर और महाविकास आघाड़ी का उठाया, यानी शरद पवार वाला एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस. द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इनफैक्ट मैं इफ़ यू डोंट माइंड मैं रीड करके बताता हूँ आपको. जनरली द विक्ट्री मार्जिन्स, तो विक्ट्री मार्जिन हमने डिवाइड किया 0 to 10% मार्जिन से जीते हैं आप, या 10 to 20% मार्जिन से जीते हैं, 20% to 30% मार्जिन से. और इसमें हमने पाया कि बीजेपी के जितने भी महायुति के जितने भी पार्टीज़ थी उन लोगों ने बहुत कंफर्टेबली विक्ट्री हासिल करी है. यानी उनकी मार्जिन्स 0 to 10% की जो मार्जिन है उसमें मैं पहले उसका बताता हूँ. हाँ, महायुति का सिर्फ 30% ऑफ बीजेपीज विक्ट्रीज वर इन 0 to 10%. 30%? तो जहाँ जहाँ बीजेपी जीता था उसका 1/3 वो कम मार्जिन से जीते हैं 0 to 10% से. 2/3 में 10% से ज़्यादा की मार्जिन है. और यही बात आप करें अगर कांग्रेस की, तो 0 to 10% 75% कांग्रेस की विक्ट्री 0 to 10% मार्जिन में. मैं थोड़ा मराठी में ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ उसको की भाजपाला 132 जागा मिळाल्यात. त्या 132 पैकी 30% जागा म्हणजे साधारणतः 40 जागा या 0 ते 10% मार्जिनमध्ये भाजप जिंकली. पण काँग्रेसला ज्या 16 जागा मिळाल्यात त्यातल्या 75% जागा म्हणजे 12 जागा ह्या 0 to 10%च्या मार्जिनमध्ये. सो काँग्रेस आधीच जिंकलंय कमी आणि जिंकलेल्या जागांमधल्या पण 75% जागा या कमी मार्जिनने जिंकल्या. भाजप जिंकलंय जास्त आणि कंपॅरेटिव्हली ॲब्सोल्यूट नंबरमध्ये 40 वाटेल, पण 132 पैकी 30% जागा या त्या 10%हून कमी मार्जिनने जिंकल्या. अच्छा, एग्जैक्टली. और अभी इसी में लेट मी टेल यू, महायुति में भाजपा के अलावा और भाजपा की 40% सीट्स 20% से ज़्यादा मार्जिन से जीती गई थी. यानी ऑलमोस्ट आधी तो उन्होंने 20% से ज़्यादा जीती. 20% हमारे देश में बड़ी संख्या मानी जाती है. 20% का मार्जिन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड मार्जिन. म्हणजे याचा असा अर्थ काढायचा का की भाजपची वाढ हो काही हो, ज्याला आपण बॅस्टन्स म्हणतो किंवा गड म्हणतो, असे भाजपच्या 60 सीट आहेत की जिथे ते काही पण होऊ दे 20%हून जास्त मतांनी जिंकत आहेत. म्हणजे तिथून भाजपला हरवणं आता जवळपास अशक्य. हाँ, तो भाजपा का जितना, मतलब मुझे नहीं लगता भाजपा वॉज लकी. भाजपा वॉज वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री. और दिस इज नॉट जस्ट भाजपा, आई विल टेल यू, शिवसेना शिंदे एंड अजीत पवार एनसीपी, दे बोथ हैड सिमिलर विक्ट्रीज. आई विल टेल यू द नंबर्स. मैं आपको संख्या बताता हूँ. जो 30% भाजपा का 0 to 10% था, शिंदे शिवसेना का भी ऑलमोस्ट 35% था 0 to 10%. यानी कि 65% सीट जहाँ शिंदे जीते थे, शिंदेज पार्टी वन, वॉज मोर देन 10% विक्ट्री मार्जिन. एंड द सेम थिंग, अजीत पवार का जो एनसीपी का जो विक्ट्री था वो 50% था. तो अजीत पवार का थोड़ा सा वीक था विद रिस्पेक्ट टू हिज विक्ट्री. तो वहाँ पर 50% सीट्स 0 to 10% के मार्जिन से जीते थे अजीत पवार. बचे हुए मोर देन 10% का मार्जिन से. अभी इसको आप कंपेयर करेंगे महाविकास आघाड़ी की पार्टीज़ में, तो मैंने आपको कांग्रेस का तो आपको बताया. शिवसेना की पार्टी 75%, कांग्रेस और शिवसेना दोनों 75% विक्ट्रीज वर विद 10% मार्जिन. यानी कि बाल बचे हैं लोग. जहाँ जीते हैं वहाँ बाल जीते हैं, और जहाँ हारे हैं वहाँ बहुत ज़ोर से हारे हैं. दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्टेट. वहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे ऑब्वियसली, राइट. सो फॉर एग्जांपल अपना मुमरा कालवा में 40% से वो एनसीपी एसपी जीते थे. बायकुल्ला में फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट इनका शिवसेना का जो हाईएस्ट मार्जिन था वो बायकुल्ला में था, वो भी 20% था. उससे उद्धव ठाकरे का. सो इन अदर वर्ड्स, मैंने जब ये डेटा देखा तो मैंने पाया कि हम लोग जो बोल रहे थे कि महायुति लकी है, वो एक्चुअली लकी नहीं है.
आई विल गो अ स्टेप फर्दर। देन आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा डीप में जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी स्टडी करता हूँ। और एक और बहुत बड़ी हवा चल रही थी पहले, लोग बोल रहे थे कि जो MLAs अपनी अपनी पार्टीज़ को छोड़ के अपने नए दल में चले गए, उनको सबक सिखाना है, राइट। तो जो MLAs उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे के पास गए और जो शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के पास गए, इन लोगों को की विक्ट्री, इन लोगों की जीत के ऊपर काफ़ी संदेह था इलेक्शन से पहले। हमने तो इसमें 110 टोटल इनके पास 2019 में इनके पास 110 MLA थे। 110 में से 70 MLA अपनी अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़कर शिंदे और अजित पवार के पास चले गए। इन 70 में आपको पता है कितने लोग जीते? 58। अच्छा, 85% जीते हैं। और उन 85% में भी द मार्जिन ऑफ विक्ट्री, उसमें जो हारे हैं 10 या 11, वो लोग सिर्फ 10% वोट ही कम हुए उनके। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बुरा हारे हों। इन अदर वर्ड्स, हमें लग रहा था कि पार्टीज़ को क्यों वोटर्स पार्टी को वोट दे रहा है। मुझे नहीं पता वो पार्टी को वोट दे रहे, बट साफ ये दिख रहा है कि उन्होंने कैंडिडेट को वोट दिया है। वो कैंडिडेट जो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे और अभी शिंदे के साथ चले गए, वो ज़्यादातर तो जीते हैं। जो पहले शरद पवार के साथ थे और अब अजित पवार के साथ चले गए, वो भी ज़्यादातर जीते हैं। उसमें कुछ लोगों का वोट शेयर कम हुआ है, सबका नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ है, बट वो जो कम हुआ है वो भी 7-8% कम हुआ है। सो बाय एंड लार्ज, और वो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा जो स्क्रीन पर, कहाँ कहाँ पर जीते हैं, कहाँ कहाँ पर हारे हैं, इट्स जस्ट स्कैटर्ड। यानी कि बाय एंड लार्ज अगर मैं 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शंस को देखूं, तो ये जो विक्ट्री है ये मच डिजर्व्ड है, ऐसा मुझे लगता है। और ये एंड आई कैन से दिस बिकॉज मैं सिर्फ नंबर्स देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये विक्ट्री के पीछे मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। लाड़की बहन योजना ने काम किया होगा, बहुत सारी औरतें बाहर आईं वोट देने के लिए इस बार, सो वन कैन स्पेकुलेट दैट। ये भी हो सकता है कि द नैरेटिव दैट वाज बिल्ट कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया, दूसरी पार्टीज ने काम नहीं किया, शायद उसने काम किया होगा। बट मैं अभी भावना को ना फोकस करूं और मैं सिर्फ नंबर्स देखूं तो ये स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है। ये मुझे ये कहना पड़ेगा कि स्कोर कार्ड अच्छा है, इसका मतलब उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा विक्ट्री हुआ है। अँड इवन इफ यू लुक ॲट द मार्जिन्स आर व्हेरी कम्फर्टेबल। मी याला थोडं वेगळ्या पद्धतीनं बघतो। साधारणतः 225च्या आसपास महायुती आत्ता आहे आणि तुमचा डेटा असं सांगतो की 30% जागाच ऑन अन ॲव्हरेज त्यांच्या अशा होत्या की ज्या 10%पेक्षा कमी मार्जिननं गेल्या। समजा आपण या 30% जागा हरल्या असत्या महायुतीनं असं हायपोथिकेट केलं तरीसुद्धा 220च्या 30% म्हणजे साधारण 60-70 जागा अजून कमी झाल्या असत्या आणि तरीसुद्धा महायुतीत सत्तेत आली असती। आई थिंक सो, मतलब हम ये कह सकते हैं। सो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि 0 to 10% को हम क्लोज माने, 0 to 5 को। तो अगर मान लीजिए 0 to 5 को हम रियली क्लोज माने तो वो डेटा मुझे देखना पड़ेगा। बट अगर 0 to 10 इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज, तो मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से समर्थन करूंगा उस बात का। तुम्ही देशाच्या डेटाबद्दल बोलताना असं म्हणालात की इंडिपेंडंटची मतं कमी होत गेली आणि आपण पार्टी पॉलिटिक्सकडे जातोय, पण महाराष्ट्रात मात्र असं दिसतं की पार्टी लॉयल्टीजपेक्षा विधानसभेला इंडिव्हिज्युअल लॉयल्टीज वर्क होत आहेत। लुक्स लाइक हे कसं आहे? का जवाब मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र या हमारे देश में लोग पार्टी को वोट देते हैं या कैंडिडेट को वोट देते हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी पहली बार मंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, तब योगी जी का चेहरा था नहीं। योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा जा रहा था मोदी जी के ही चेहरे पर। और मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है कौन। कांग्रेस का पता है, सबका पता है, और उन्होंने नहीं बताया। वो जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने योगी जी को प्रकट किया। यानी कि लोगों ने तब वोट, जानते थे मोदी जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई तो होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट दिया बीजेपी को। यानी कि उन्होंने पार्टी को वोट दिया होगा क्योंकि फेस ही नहीं था। अगली बार उन्होंने, ऑब्वियसली फेस तो था ही, तो उन्होंने फेस को वोट दिया। तो अब अगली बार उन्होंने योगी जी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें हमें डिसएंटैंगल करना पड़ेगा। तो और ऑल्सो टाइम टू टाइम। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के योगी जी के पहले शासन में
वहाँ के लोगों को पार्टी को ही वोट देना था। हो सकता है बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं हमें इस व्यक्ति को वोट देना है। द प्रॉब्लम इज़ ये हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने फेस दिखा दिया कैंडिडेट का और लोगों को वोट देने के लिए बोला, तो हमें नहीं पता वो पार्टी को दिया है कैंडिडेट को दिया है। और कैंडिडेट का फेस अगर हमने नहीं दिखाया तो हम ये तो मान लेंगे कि उन्होंने पार्टी को दिया है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट का शक्ल दिखाने के बाद पार्टी को दिया है नहीं, वी डोंट नो। द अदर क्वेश्चन दैट इज़ ऑलवेज, एक दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि लोग चीफ मिनिस्टर के लिए वोट करते हैं या पार्टी बम्बई में जो जाएगा उसके लिए वोट करेंगे, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलए बनेगा उसके लिए वोट करो। इसका जवाब भी हमें बहुत अच्छे से नहीं मिल सकता। इसके लिए तो हमें वोटर के दिमाग में जाकर ढूंढना पड़ेगा। और कई बार मज़े की बात यह है कि हम जब वोटर से बात करते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि वो, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें पता हो सकता है मिक्सड हो, थोड़ा सा वो बम्बई के बारे में सोच रहे होंगे, थोड़ा सा पुणे के बारे में सोच रहे होंगे। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। आई थिंक पहले इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे, इसीलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते थे। अभी मुझे लगता है पार्टी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है। इस बात का सूचक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सीट लेने के लिए जिस तरह का पैसा दिया जाता है बाय कैंडिडेट्स, वो संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इतना पैसा कोई खर्च कर रहा है तो वो सिर्फ उस ब्रांड के लिए ही कर रहा है। अगर वो खुद इतना, उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो जीत सकता था विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टीज नेम, तो वो इतना पैसा थोड़ी देता। वो खड़ा हो जाता या तो इंडिपेंडेंट से या फिर किसी ऐसी पार्टी से जिस पार्टी का टिकट मिलने के लिए उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अब हम सभी जानते हैं अभी पॉलिटिकल पार्टीज का टिकट लेने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। तो कैंडिडेट इसीलिए दे रहा है ना, क्योंकि उसको लगता है लोग पार्टीज को वोट देंगे। तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि लोग पार्टी को वोट देना ज़्यादा शुरू करें। तो आपकी जो कल्पना है उससे मैं सहमत इस इंडिकेटर की वजह से हूँ।